तो एमबीबीएस का पहले दिन का अनुभव कैसा रहा आपका? वहाँ सीनियर ने फिर आपकी रैगिंग की? अब रैगिंग तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ कुछ अगर आप एक दिन के लिए हेल्थ मिनिस्टर होते तो ऐसा कौन सा डिसीजन लेते? मैं यही कहता कि भाई और मेडिकल स्टूडेंट को एक एडवाइस देना चाहेंगे जो उनको सिलेबस में नहीं मिलने वाली। उन्हें हम होना चाहिए। मथुरा दास में अधीक्षक का पद, इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हजारों लोग, इस जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कई बार होता है ना, खाली होते हो तो अच्छा काम का ट्रॉमा देखने लग गया। किसी ने मुझे टोका भी एक दो बार कि भाई ये ट्रॉमा में, तो मेरे पास एक्सप्लेनेशन भी आया सीएमएचओ साहब का। समय पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ डॉक्टर्स पे, टीम पे अटैक हुआ था। अगर बुरी खबर है उसको भी समझाने का, बताने का एक तरीका होता है ओके, कि भाई तेरा दुख मेरा दुख, तेरा रिलेटिव मेरा रिलेटिव। लेकिन भामाशाहों का क्या रोल रहा एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर? भामाशाहों का तो मैं ऐसे कोई मित्र का जिक्र करना चाहेंगे जिनका आपकी लाइफ में बड़ा योगदान है? अब देखिए सर, एक आधे का करा तो सारे नाराज हो जाएंगे। अरे पहले और आज के ज़माने में रात दिन का फ़र्क आ गया है कि ट्रॉमा में पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो वेरी फ्रीक्वेंट केसेस ऐसे होते थे कि लड़ाई झगड़ा, दरवाजा तोड़ दिया, ये कर दिया, क्योंकि सुविधाएं कम थी। जी, फादर तो मेरे एक ये साल पहले एक्सपायर हो गए थे। सॉरी। आई एम सॉरी फॉर दैट। जी, तो आज हमारे साथ है खास मेहमान डॉक्टर विकास राजपुरोहित सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जी, शुरुआत करते हैं सर आपके बचपन से। थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। बचपन तो सभी का महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है जीवन की। तो मेरा बचपन जन्म मेरा देशनोक में हुआ है, माँ करणी के दरबार में। जी, और उसके बाद मेरा अर्ली चाइल्डहुड चूरू एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हुआ है, क्योंकि मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा। ओके, मेरे पेरेंट्स तो बेंगलोर रहते थे, तो मेरा जो अर्ली चाइल्डहुड है वो दादा दादी के साथ रहा। तो एज यू नो कि वहाँ तो थोड़ा स्पेशल होता है कि कंफर्ट जोन इतना नहीं होता है। फ्लैट है। प्यार तो होता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं होती। रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बूढ़े लोग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। जी, तो मेरा 9th तक वहीं हुआ है, बागला स्कूल में मैं पढ़ा वहाँ चूरू में। उसके बाद फिर मैं बीकानेर आ गया था, और फिर बीकानेर में 10th 11th 12th और मेडिकल की पढ़ाई जो एमबीबीएस जिसे कहते हैं, ओके। वो बीकानेर से हुई। तो बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का, या फिर आफ्टर 12th या 11th के ड्यूरिंग आपको लगा कि नहीं इस फील्ड में जाना चाहिए? नहीं, मैं तो बचपन में थोड़ा बीमार रहता था ज़्यादा, ओके, एलर्जी और यूआरआई और ऐसा रहता था। तो डॉक्टर, पुराने ज़माने में एक प्रथा होती थी कि घर डॉक्टर विजिट करते थे। ओके। तो घर डॉक्टर साहब आते थे, उनकी स्कूटर होता था उनके पास एक बजाज का, जी, और कभी-कभी वो कार में भी आते थे। तो बड़ा ही एक वेल ड्रेस्ड और बहुत ही डिसेंट प्रोफेशनलिज्म। व्यक्तित्व होता था उनका। तो हम लोग बहुत इम्प्रेस होते थे उनसे। तो मैं बचपन से ही सोचता था कि यार बड़ा होके डॉक्टर ही बनना चाहिए, क्योंकि और किसी से तो संपर्क में ही नहीं थे। जी, तो डॉक्टर साहब के संपर्क में थे, तो वही एक ड्रीम बन गया था। सही है। तो उसी को पकड़ा और बाद में उसी को पकड़ते हुए एमबीबीएस कर ली। जब एमबीबीएस की आपने बात की, तो एमबीबीएस का पहले दिन का अनुभव कैसा रहा आपका, या ऐसा कोई खास मोमेंट जो आप शेयर करना नहीं, चाहेंगे? एमबीबीएस हमारी 90 बैच है मेरा। ओके, 1990 बैच है, तो वो क्या है, लेट हो गया था बेसिकली। ओके, एग्जाम देने के करीब साल डेढ़ साल तक रिजल्ट नहीं आया, और उत्तर प्रदेश में तो वो 0 सेशन ही हो गया था। ओके। तो राजस्थान में भी ऐसा होने वाला था, तो हम तो भूल चुके थे। फिर अचानक हम गली क्रिकेट खेलते थे, उस समय क्रिकेट विकेट बहुत चलती थी। तो एक दोस्त ने आके कहा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। तो पहले तो हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि जी, जो 1 ईयर पुरानी बात हो गई है, अब तो खत्म ही हो गई थी। मैंने तो कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। सही है। तो फिर उसको विश्वास किया, फिर रोल नंबर्स देखे। पहले क्या है, रोल नंबर्स भी इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो जी, कहीं डिस्प्ले होते थे, ओके, वहाँ जाके उस लिस्ट में से देखना होता था। जी, अखबार में ही आता था। तो वो देखा और फिर उसको कंफर्म किया, और फिर कॉलेज गए। और फर्स्ट डे कॉलेज का बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब आपका ड्रीम पूरा होता है। जी, और एसपीएमसी जो हमारा मदर कॉलेज है, जी, इसमें वो एक वाइट ड्रेस पहन के जाना और लाल टाई लगाना, लाल सॉक्स, और एक ड्रेस कोड होता था जी। फर्स्ट ईयर के लिए। तो बहुत ही आनंदित पल था, बहुत ही। वहाँ सीनियर ने फिर आपकी रैगिंग की? अब रैगिंग तो मैं नहीं कहूँगा, पर जी, हाँ कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स मेडिकल में होते हैं, जी, तो वो होते ही हैं, उसको कोई रोकता नहीं है। और वो अच्छे भी होते हैं, एक दूसरे के लिए हम हमारे सीनियर से हमारा इंटरेक्शन होता है, जी, वो हमें बहुत गाइड भी करते हैं। जी। तो बहुत ही मज़े किए हमने एमबीबीएस में। क्या आफ्टर एमबीबीएस दो चॉइस होती है एक डॉक्टर के लिए कि वो आगे परस्यू करे, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो आपने गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ अग्रसर हुए, उसका कोई स्पेशल रीजन? देखिए कि जॉब लगना उस समय इतना टफ नहीं था। जब मेरी 96-7 में इंटर्नशिप पूरी हो गई थी, तो पहले तो मेरा एक सर्जरी में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या है कि थोड़ी हेल्थ इश्यूज होने के कारण फिर मैंने वो क्विट करके, और फिर मैं गवर्नमेंट जॉब ऑप्ट कर लिया था मैंने। जी, तो मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो जल्दी हो गई थी, और घर की परिस्थितियों को देखते हुए भी कई बार जॉब लगना ज़रूरी हो जाता है। तो एज़ अ सीनियर जो मैं बच्चा था घर का, जी, तो
परिस्थितियों को देखते हुए जॉब लगना मुझे लगा कि ज़्यादा ज़रूरी है जी, और अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो मैंने पीएचसी पहली जॉब मेरी गंगानगर में लगी थी। एक बहुत ही बॉर्डर पे पाकिस्तान बॉर्डर पे एक कमरानिया डिस्ट्रिक्ट था। जी, कमरानिया एक विलेज था। ओके, उसमें मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। जी। वहाँ 8-9 महीने रहने के बाद फिर मैं बीकानेर आ गया था। बीकानेर में बहुत सारी पीएचसी, सीएचसीज़ नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगा, बहुत सारे हैं। जी, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा 2-3 साल का, जो रूरल गाँव में रूरल एरिया में डॉक्टर्स को जो काम करना का जो अनुभव है, जी, वो एक अभिन्न अंग होता है उसके डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में। सही। तो वो मुझे मिला उसका। जी, और छोटी पीएचसी, बड़ी पीएचसी, ब्लॉक पीएचसी, सीएचसीज़, इवन बीकानेर में सैटेलाइट हॉस्पिटल, जी, वैसे करके आई हैव वर्कड एट, मतलब जो कहते हैं ना कि अस्पताल और हेल्थ के जितने भी पायदान होते हैं, जी। उन सब पे हमने काम किया है। जहाँ आपने गाँव की बात की, तो गाँव में ऐसा कोई हॉस्पिटल में आप अपना कोई वाकया शेयर करना चाहेंगे या फिर ऐसा कोई किस्सा जो आपको याद है आज भी? या फिर ऐसा कोई नवाचार जो वहाँ पे किया और आज भी वहाँ के लोग बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया? अब इसमें तो देखिए मैं कोई मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा, जी, लेकिन अब मैं जहाँ भी गया, मैंने कोशिश ये की कि जो वहाँ नहीं है उसको शुरू किया जाए। ओके, जैसे मैं एक नाथूसर गया तो वहाँ पीएचसी का लिए जगह ही नहीं थी। ओके, तो आई स्टार्टेड अ पीएचसी देयर, मतलब एक पीएचसी के लिए हमने प्रपोज़ल भेजा और सरपंच जी की मदद से हमने एक छोटा-सा 2-3 कमरे की पीएचसी बनवाई। क्या बात! उसके बाद एक कूदसू एक जगह थी, वहाँ पानी नहीं था तो हमने एक पानी की टंकी बनाई। ओके, फिर अब मैं कोलायत जब मेरी पोस्टिंग हुई, हुँ, तो वहाँ वार्ड्स नहीं थे, इंडोर्स नहीं थे, तो हमने वार्ड्स बनवाए। जी, बाहर चारदीवारी अच्छी नहीं थी तो वो कराई। मतलब कुछ जहाँ मैं जितना कर सकता था, और लोग याद भी करते हैं निश्चित रूप से। कोलायत से तो मेरे पास आज भी फ़ोन कॉल आते हैं। क्या बात! डॉक्टर बिट्टू थे वहाँ पे, मेरे सीनियर्स थे, बहुत ही अच्छे गाइड एंड मेंटर थे। जी, तो हमने वहाँ इंडोर रखना शुरू किया, डिलीवरीज़ बढ़ाई, बहुत सारे काम किए। मलेरिया बहुत एंडेमिक था वहाँ कोलायत एरिया में, तो हमने रात को स्लाइड्स देखना शुरू किया। इस तरह से कई सारे नवाचार हमने हमेशा से ही किए। तो और वो अच्छे भी रहे, उनके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आए। जी। कहते हैं हर इंसान के लाइफ में एक फ़ेज़ आता है, जिसे बोलते हैं कि उस समय वो इंसान 2 डिसीज़न लेता है। एक गलत डिसीज़न उसकी लाइफ पूरी चेंज कर देता है और एक सही डिसीज़न उनको पूरे एक नए आयामों तक लेके जाता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई डिसीज़न या फिर ऐसा कोई बुरा वक़्त जिसकी फ़ेज़ से आप बाहर निकल के काफ़ी कुछ किया? देखिए, उतार-चढ़ाव तो जीवन का अभिन्न अंग है जी, ना? स्थिरता तो प्रकृति में है ही नहीं। प्रकृति के किसी बेसिक्स में ही नहीं है कि आंधी, तूफ़ान, बारिश, सूखा, ये सब प्रकृति देती रहती है, तो जीवन भी ऐसे ही चलता है, लहरों की तरह। लेकिन हाँ, कुछ पल ऐसे आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कई बार इकोनॉमिकली, कई बार सोशली। जैसे मान लो मैं जब तबीयत ठीक नहीं रहती थी, हार्ट में कुछ एरिथमियाज़ हुए, तो मैं कुछ काफ़ी परेशान हो गया था 3-4 महीने की मैं डॉक्टरी आगे शुड आई कंटिन्यू इट और नॉट, और ऐसे करके। ओके, फिर अचानक से एक दिन सुबह उठा कि यार सब छोड़ो, ऐसे चलता रहेगा। एंड आई स्टार्टेड अगेन, एंड उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर कई बार पीजी करते हैं, तब भी पीजी के बाद भी आप डॉक्टरी में प्रोफ़ेशन में कैसा है कि एक डिग्री के बाद आपको फिर एक ऐसा मोड़ आ जाता है जीवन में कि फिर आपको एक 4 रास्ते दिखने लग जाते हैं कि वेयर शुड आई गो? सही है। तो वो आता रहता है, बट मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ, और परिवार का, दोस्तों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरे जीवन में, बचपन से लेके बड़े होने तक। जो मुझे लगता है कि आजकल के युवाओं में इसका मुझे कहीं अभाव नज़र आता है कि अच्छे दोस्त आजकल नहीं हैं, जी, और जिनके हैं वो बहुत लकी हैं। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा कि जब भी मैं परेशान हुआ, जी। तो मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिले, अच्छे फ्रेंड्स ने मेरे को सलाह दी कि ये करना चाहिए इस समय, एंड वी डिड इट। ऐसे कोई मित्र का ज़िक्र करना चाहेंगे जिनका आपकी लाइफ में बड़ा योगदान है या फिर जो मोटिवेट करते हैं हरदम आपको? अब देखिए सर, एक आधे का करा तो सारे नाराज़ हो अरे! जाएँगे, तो सही मैं है, नहीं कर पाऊँगा। बट ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम चूरू, जैसे शक्ति सिंह हुआ, ललित हुआ, बीकानेर में मोहित है, मनीष है, नवल है, हमारे सीनियर थे, उन्होंने जी, मुझे बहुत गाइड किया। यहाँ पे भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, रविंदर जी हैं, जी। तो मतलब हरीश बॉस है, अखिलेश बॉस हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ-जहाँ मैं गया, भगवान जी, की ऐसी कृपा रही कि भगवान रूपी मित्र मिले, क्या बात है। जिन्होंने हमेशा मुझे ट्रैक पे रखने के लिए प्रेरित किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और जब भी मैं दुविधा में आया, जी, समटाइम्स देयर इज़ अ डायकोमाटिस सिचुएशन है कि आप क्या करते हो, सही क्या नहीं करें। जैसे आपने कहा कि बाएँ जाएँ या दाएँ जाएँ, जी। तो दोस्तों ने बहुत अच्छा रास्ता बताया, और आई एम थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स। तो चलती रही ज़िंदगी। कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो आपके जीवन में कौन-सी महिला ने अहम योगदान निभाया? चाहे माताश्री हैं या आपके वाइफ हैं या आपकी सिस्टर हैं? अब देखिए सर, महिलाएँ और पुरुष, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे ज़्यादा बात करना उचित नहीं है मेरे हिसाब जी, से। मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि मतलब जो भी मेरे साथ है, उन्होंने मुझे हमेशा अच्छी सलाह दी। जी, ईश्वर का मैं तो आशीर्वाद मानता हूँ, जी, और माता का रोल तो अहम होता ही है, जो हमें जी, जन्म देती है और आज तक गाइड करती है, जी, मेंटर है। जी, मेरी मम्मी टीचर और हेडमिस्ट्रेस रिटायर हुई, और वो भी संस्कृत जैसे विषय पे।
तो बहुत ही ज्ञानी महिला है वो, क्या बात आज भी ज्ञान देते रहते हैं, वो डाँटते रहते हैं। तो सही बात है। उनका ज्ञान, उनकी बातें और वो ज़िंदगी को मतलब कुछ बातें मैं हमेशा जब शेयर करता हूँ कि यार मेरे पेरेंट्स ने कुछ चीज़ें ऐसी इनकल्केट की है कि जैसे झूठ नहीं बोलना, किसी का अनादर नहीं करना, सेवा करनी, अनावश्यक रूप से ये कुछ बैड हैबिट्स नहीं लानी, दारू, सिगरेट इनसे दूर रहना। तो ये मेरे पेरेंट्स ने इतनी डीपली इम्बाइब कर दी है कि उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। क्या बात है। तो वो मुझे लगता है कि परिवार की एक महत्वपूर्ण एक हेल्प होती है आपके जीवन में कि वो आपको ऐसा वो मूर्तिकार की तरह ऐसा बना देते हैं कि जी। वो आप फिक्स उसमें हो जाते हो। तो ये अच्छी बात है। आज के समय पिता किस रूप में देखते हैं आपको कि एज अ एमडीएम के अधीक्षक है, न्यूज़ में आते हैं, बहुत सारी जगह प्रशंसा होती है, समाज में बाहर जाते हैं, तो उनका क्या रहता है अनुभव? तो फादर तो मेरे 1 ये साल पहले एक्सपायर हो गए थे। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी फॉर दैट। जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। इट्स ओके सर। जी। तो भाई देखिए, है तो उन्हीं का आशीर्वाद और वो खुश थे। जी। आई एम डूइंग अ गुड वर्क जी। और हमेशा यही कहते कि ईमानदारी से करें, अच्छा करें, खूब करें, मेहनत करें। जी। एंड ही आल्सो यूज्ड टू वर्क अ लॉट इन बैंगलोर और बहुत जगह उन्होंने काम किया, बिरला में काम किया और जहाँ भी किया मतलब उन्होंने बहुत अच्छा एक्सीड किया। ही वाज़ अ वेरी सिंपल मैन। जी। जहाँ पे भी है आज वो देख रहे होंगे आपको कि आप कार्य कर रहे हैं और लाखों लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है सर। मथुरा दास में अधीक्षक का पद, इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हज़ारों लोग डेली कई सारे बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपका अप्रूवल आता है, उसके बाद वो कार्य होता है। तो इस जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन में मुझे को लगता है कि जिसने स्थायित्व दिया, जी। वो सरकार है वैसे। जी। है ना? राजस्थान सरकार ने हमें जैसे ही हमने एमबीबीएस किया, हमें गवर्नमेंट जॉब दी और हमें अच्छे काम करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म दिया। जी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। और उसके बाद जैसे मैंने पीजी किया एनेस्थीसिया में किया और फिर मैं यहीं से मेरा दूसरा एक सफ़र स्टार्ट हुआ क्योंकि मैं पहले ग्रुप 2 में था मेडिकल एंड हेल्थ में और फिर मैं मेडिकल एजुकेशन में आ गया। फिर मैंने आरपीएससी दिया, उसमें मेरा चयन हुआ और उसके बाद मुझे पोस्टिंग मिली एज़ अ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर यहाँ पे। और मैंने जब पहले दिन जॉइन किया तो थोड़े दिन में एज़ अ मेडिकल ऑफ़िसर भी जोधपुर में मैंने काम किया, लेकिन उस समय भी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मैं मंडोर में पोस्टेड था। तो मंडोर में सुबह-सुबह ही काम होता था, शाम को मेरा कोई ज़्यादा काम नहीं होता था। तो मैं शाम को मथुरा दास अस्पताल में काम करने लग जाता था। ओके। तो सम टाइम कई बार होता है ना, खाली होते-होते अच्छा काम का ट्रॉमा देखने लग गया। जी। तो किसी ने मुझे टोका भी 1-2 बार कि भई ये मंडोर के डॉक्टर साहब शाम को काम कर रहे हैं ओके। ट्रॉमा में। तो मेरे पास एक्सप्लेनेशन भी आया जी। सीएमएचओ साहब का। ओके। तो मैंने जवाब दिया कि सुबह मेरे पास कोई काम नहीं है, शाम को आई एम वॉलंटरी डिलीवरिंग माय सर्विसेज़। जी। तो ही एप्रिशिएटेड दैट। तो उसके बाद फिर मेरी लेक्चरर में सिलेक्शन होने के बाद मैंने ट्रॉमा ही ऑप्ट किया कि भई एनेस्थीसिया में बहुत सारे ऑप्शंस थे। जी। ऑपरेशन थिएटर में काम करना, आईसीयू में काम करना, तो आई ऑप्टेड ट्रॉमा ओके। बिकॉज़ आई थॉट कि ट्रॉमा में बहुत ज़रूरत है। उस समय ट्रॉमा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था जी। मथुरा दास माथुर में। एंड वी स्टार्टेड अ ट्रॉमा। नाउ आप सबको ही पता है कि अब हमारा ट्रॉमा स्टेट का एक आर्ट है, क्या सेंटर है। जी सर। तो ये सब राजस्थान सरकार, हमारे सीनियर्स जिन्होंने जिन्होंने हमें गाइड किया, हमारे प्रपोजल्स को सुना, समझा, जी। चाहे वो प्रिंसिपल्स थे, चाहे सेक्रेटरी सर थे, जो भी थे, मतलब ऑलवेज़ आई गॉट जी। गुड एप्रिशिएशन। एमडीएम के कौन से नवाचार करने का आपको मौका मिला और आज वो लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं? तो मैं वही कह रहा था कि जैसे ट्रॉमा शुरू किया हमने, जी। ट्रॉमा को धीरे-धीरे बढ़ाया। पहले 5-6 बेड का ही ट्रॉमा था। ओके। तो फिर हमने एक छोटा-सा 6 बेड का एक ट्रॉमा बनाया सबसे पहले, जी। आईसीयू बनाया, फिर उसके बाद फिर धीरे-धीरे हमने उसको और एमपी साहब से मदद लेके 16 बेड का बनाया जी। और सीएम साहब से मदद लेके उसको और 26 बेड का क्या बनाया। बात है! फिर हमने एक बार सीएम विजिट थी तो हमने कहा सर और नीड है, तो फिर उनको 120 बेड का बनाया। तो ट्रॉमा एक बहुत अच्छा हमारा डेवलप हुआ, जी। जो आसपास के पूरे जोधपुर ही नहीं, पूरे ज़ोन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। और इसी तरह फिर जब मैं नया-नया आईपी बना था तो उस समय स्वाइन फ्लू के एक एपिसोड आया था। जी। तो उस समय पता लगा आईसीयूज़ और वेंटिलेटर्स और की क्या आवश्यकता होती है। जी। तो एज़ अ एनेस्थेटिस्ट मेरा बहुत अहम रोल रहा। उस समय डॉक्टर अरविंद माथुर सर थे हमारे मेडिसिन में। जी। प्रिंसिपल भी बने वो बाद में। तो हमने आईसीयू डेवलप करने शुरू किए, फिर हमने आईसीयूज़ देखे, उसका भी मैं बहुत टाइम नोडल रहा। और फिर कोविड के बाद, कोविड के समय और आईसीयू डेवलप हो गए। तो मैंने मेनली ट्रॉमा आईसीयू, क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स और इनके डेवलपमेंट में काफ़ी मेरा सहयोग रहा है। जी। और आज एमडीएम में
करीब 400 आईसीयू बेड्स हैं, क्या करीब 120 बेड का ट्रॉमा सेंटर जी। है। तो ये एक अपने आप में अच्छी है और जयपुर के बाद हमारा ही नंबर आता है पूरे जी, स्टेट में। क्योंकि सर मारवाड़ क्षेत्र में जो आसपास के एरिया देखा जाए बाड़मेर, जैसलमेर, क्योंकि वहाँ पे ये सारी सुविधाएँ नहीं है, वहाँ से पेशेंट जोधपुर तक आते हैं और ऐसी सुविधाएँ होती है तो उनके लिए डेफ़िनेटली वो लाभदायक है। मथुरा माथुर का कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा केस जिसमें आपकी टीम और आपके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे और आपने उनको डील करके काफ़ी हद तक सही किया? नहीं, डॉक्टर की तो देखिए सर, हर केस एक चैलेंजिंग केस होता है जी, ना? चाहे वो ओटी हो, चाहे आईसीयू हो। पर स्वाइन फ्लू में हमारी परफॉर्मेंस, कोविड में हमारी सभी की एज ए टीम, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे एनेस्थीसिया हो, चाहे हमारे टीचर्स हो, जी, बहुत अच्छा रहा। हमारे जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही अच्छी रही। क्या बात! इवन एवरीवन एप्रिशिएटेड इट। तो कोविड में हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। जी, ट्रॉमा हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। जी, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बहुत जटिल थे, बहुत कॉम्प्लेक्स थे। करीब 2-2 3-3 महीने आईसीयू में एडमिट रह के भी ठीक हुए हैं। अच्छे ऑपरेशंस होते हैं हमारे यहाँ, जटिल ऑपरेशंस भी होते हैं। तो अभी तो काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है मथुरा माथुर अस्पताल में और निश्चित रूप से आगे भी हमारे प्लान्स गवर्नमेंट तक गए हुए हैं और बहुत जी। शीघ्र वो पूरे होंगे। आज के टाइम में आपके पास 2000 से ज़्यादा टीम है, उन टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं? क्योंकि कई बार होता है कोई डॉक्टर है या कोई टीम मेंबर है, आपस में झगड़ा हो जाता है या डीमोटिवेशन हो जाता है कोई, तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं? या फिर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनको वो अडॉप्ट करते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी हमारी टीम है और सारे डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, पैरामेडिक्स, है ना? जो हमारी वर्किंग फ़ोर्स है, बहुत ही बढ़िया है। और सबसे ज़्यादा जो हमें प्रेरणा मिलती है, वो तो आम लोगों से ही मिलती है। क्योंकि आप देखिए कि जब हम उस पोर्च में खड़े होते हैं, तो एक मेले जैसी फीलिंग आती है कि पीपल आर कमिंग लाइक इन नंबर्स, जी, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम द मेन गेट। तो वो हमें खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप इतने सारे मरीज़ों को, इतने सारे परिजनों को आप कैटर कर रहे हो। हुँ, वो आपको देख के सरकार की योजनाओं पे विश्वास करके आपके अस्पताल में आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक इंस्पायरिंग होता है हमारे लिए। जी, और ये एक ज़िम्मेवारी का भी अनुभव कराता है जी, कि इतने सारे लोगों को, इतने सीरियस मरीज़ों को वो आपको सौंपते हैं, उनका इलाज करना, उनसे अच्छा व्यवहार करना। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि टीम के लिए आपको खुद को अपना आदर्श प्रस्तुत करना होता है। जी। यदि आप खुद समय पे नहीं आएँगे, खुद अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, खुद अच्छा इलाज नहीं करेंगे, तो फिर टीम भी कहीं न कहीं उससे डिमोटिवेट होती है। आज के टाइम में सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके कुछ लोगों का परसेप्शन अलग है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जी, जो सुविधाएँ जी, और जिस लेवल की सुविधाएँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती है, जी, वो आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में कल्पना भी नहीं कर सकते। सेकेंडली, जो नवाचार, जो नई मशीनें, जो अत्याधुनिक जो पढ़े-लिखे स्किल फ़ोर्स हमारे पास है, जी, जो करीब-करीब, जैसे मैं एमडीएम की बात करूँ तो 40 से ज़्यादा विभाग क्या बात है! तो हमारे यहाँ काम करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, वर्कलोड इतना ज़्यादा है, मैनपावर थोड़ी-सी कम रहती है, जी, तो कई बार कुछ चीज़ें डिले होती है, कई बार कुछ डिज़ीज़ प्रोसेसेस ही ऐसे होते हैं कि वो कुछ समय बाद ठीक होगा, कई बार नहीं भी होता, तो जी, वो चीज़ आम आदमी को समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। जी, तो उसकी अपेक्षाएँ, उसकी भावनाएँ, उसकी हम बहुत कदर करते हैं और उनकी जो रेंज है, उसमें भी हम कहीं न कहीं कोई अच्छी बात ही निकालते हैं कि आज कोई फ़ोन आया कि भई मेरे साथ ये नहीं हुआ या मेरा ये लेट हो गया, तो आई ट्राई कि भई अगली बार ऐसा ना हो। जी, तो उस चीज़ को तो इम्प्रूव कर लें एटलीस्ट। और हमने कई सारी ग्रीवेंस सेल्स भी बना रखी है और ऑनलाइन नंबर भी शेयर करे हुए हैं कि कहीं कोई समस्या हो तो हम निरंतर प्रयास करते जी, रहते हैं। एक डायनामिक प्रोसेस है और हम चाहते हैं कि रोज़ कुछ न कुछ, कल से आज बेहतर बने। क्या बात है! तो कल जो सेवा में कमी रही वो आज नहीं रहे। तो इसी पे चलते रहेंगे तो धीरे-धीरे हम इन चीज़ों को कम करते जाएँगे और अच्छी चीज़ों को बढ़ाते जाएँगे। क्या बात! कुछ समय पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ डॉक्टर्स पे, टीम पे अटैक हुआ था। तो ऐसे इंसिडेंट भी हॉस्पिटल में देखे जाते हैं, तो इस चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखता है? देखिए सर, मैं बताऊँ कि मैंने हॉस्पिटल में एज़ अ एमओ शुरू किया था काम। जी, देन आई स्टार्टेड एज़ एपी, फिर ट्रॉमा इंचार्ज, आईसीयू इंचार्ज। आरएमओ एक पोस्ट होती है हमारे हॉस्पिटल में, वो मैं वर्षों तक रहा, जो ओके, पूरे डॉक्टर्स की अटेंडेंस लगाना, कैजुअल्टी मैनेज करना। फिर मैं ओके, वार्डन भी रहा। ओके, पहले एक हॉस्टल का रहा, फिर सारे हॉस्टल का चीफ वार्डन भी रहा। क्या बात तो है! 1500-2000 बच्चे मेरे अंडर थे। तो और एक समय तो ऐसा था कि इन चारों पोस्ट पे मैं ही था मतलब। ओके, तो साइमल्टेनियसली 4 पद को देखते-देखते मुझे ये समझ में आ गया कि जैसे चारों ही ज़िम्मेवारियाँ ऐसी थी कि वहाँ कुछ न कुछ होता रहता था। जी, चाहे वो ट्रॉमा हो, चाहे आईसीयू हो, चाहे वो हॉस्टल्स हो, आपको भी पता है बच्चे बदमाश होते हैं, जी, शैतान होते हैं, चंचल होते हैं। जी, पर ये देखने में आया कि अगर आप उनके साथ रह के, उनकी समस्याओं को सुनें, जी, उसी प्लेटफ़ॉर्म पे रह के, चाहे वो मरीज़ हो, चाहे वो बच्चे हों। जैसे अब ट्रॉमा में मान लो आप देखिए कि पहले और आज के ज़माने में रात-दिन का फ़र्क आ गया है कि ट्रॉमा में पहले जब मैंने जॉइन किया था तो वेरी फ्रीक्वेंट केसेज़ ऐसे होते थे। जी,
मतलब महीने में 4-5 की फ्रीक्वेंसी थी, कई बार इससे भी ज़्यादा थी कि लड़ाई झगड़ा, दरवाज़ा तोड़ दिया, ये कर दिया, क्योंकि सुविधाएँ कम थी जी, और जो थे वो हो सकता है कि उतना उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे थे। जी, पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे सुविधाएँ बढ़ी जी, सरकार की तरफ से, ये चीज़ें कम हो गई। फिर जब जैसे अब मान लो एक ट्रॉमा का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे ट्रॉमा में आया तो आपको वहीं एक्स-रे मिल गया, ओके, वहीं सीटी स्कैन मिल गया, घूमना नहीं वहीं पड़ा। आपको सोनोग्राफी मिल गई, तो आप परेशान नहीं होगा मरीज़ या मरीज़ का परिजन, तो उत्तेजना आएगी नहीं। सही है, उसको समझाने वाले आ गए, अब बहुत सारे हमारी स्टाफ बढ़ गए, जेआर बढ़ गए, उनको ब्रीफ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बुरी खबर है उसको भी समझाने का, बताने का एक तरीका होता है ओके, और अच्छी खबर को उसको बीमारी के बारे में बताना, ठीक हो गया, उसके बारे में डेली प्रोग्रेस के बारे में बताना, ओके, ब्रीफिंग करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मेरा जो अगर मैं पर्सनल मेरा बताऊँ कि मैं हमेशा मरीज़ के साथ रहता हूँ। ओके, आई एम वर्किंग एज़ अ डॉक्टर एज़ वेल एज़ हिज़ अटेंडेंट कि भई तेरे दुःख मेरा दुःख, तेरा रिलेटिव मेरा रिलेटिव। सही, तो मैं बिल्कुल वही काम करूँगा जो मेरे रिलेटिव जैसा करूँ, क्या बात! मेरे परिजन जैसा करूँ। इससे उनको काफ़ी सांत्वना मिलती है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। हाँ, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा किसी से आज तक कभी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ ओके, और आईसीयू जैसे जहाँ मोर्टेलिटी कंपैरेटिवली हाई रहती है, मतलब इवन नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो भी 40 टू 50% मोर्टेलिटी इज एट अमेरिका ऑल्सो। हमारा तो फिर भी 50-60% आईसीयू में सर्वाइवल है। जी, तो वहां भी अगर आप रोज आ रहे हो, रोज देख रहे हो, है ना, आप रोज ब्रीफ कर रहे हो, आप उसको रोज अपडेट बता रहे हो, तो फिर डिस्प्यूट्स नहीं होते। सही है। तो ये बहुत कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, सिस्टम एंड प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। समझना उसको बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझाना बहुत महत्वपूर्ण है और उसके दुख में उसके साथ खड़ा रहना महत्वपूर्ण है। तो ये सब बातों का ध्यान रखें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते निरंतर सरकार अपने अच्छे कार्य कर रही है हॉस्पिटल को बेस्ट करने में, लेकिन भामाशाहों का क्या रोल रहा एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर? हैं। भामाशाहों का तो मैं मतलब कल्पना नहीं कर सकता इतना सहयोग मिलता है। क्या बात है सर! मतलब जब ट्रॉमा का एक्सपांशन सोचा तो भामाशाह की तरफ से मिला। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा जी, जी। क्योंकि किसी का छूट जाएगा नहीं, तो उनको अच्छा नहीं नहीं, लगेगा। नहीं सर। बट जिसको मैंने जो काम कहा जी, मतलब उसने वो डिलीवर किया। क्या बात है! और चला के आगे आके कि सर बताओ कई दिनों से आपका फ़ोन नहीं आया, कोई काम है तो बताओ। मतलब जोधपुर सच में इतना भाग्यशाली और अपनायत का इतने शहर है सर। अपनायत का शहर और इतने सहृदय और विशाल हृदय के लोग रहते हैं ना, जी, मतलब जिसके पास खुद के पास मान लो 10 लाख भी है वो 5 लाख रुपए लगाने को तैयार है और क्या जिसके पास करोड़ रुपए है उसको तो कोई चिंता ही नहीं है पैसे लगाने की। जी, और मैं बता रहा हूँ कि एट ए टाइम मेरे यहाँ जैसे आज भी 4-5 वार्ड्स ऐसे हैं जो रिनोवेट हो रहे हैं। जी, मशीनों का पूछ लो, वार्ड्स का पूछ लो, छोटी चीज़, बड़ी चीज़, व्हाटएवर वी थिंक वी इफ वी डिस्कस विद एनीबॉडी जी, ही इज़ रेडी। और समटाइम वो अकेला रेडी नहीं है तो वो ग्रुप बना लेता है। ओके, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे और एक और मैंने एक नवाचार देखा है, एक बहुत ही अच्छी मिसाल कि छोटे जो यंग लोग हैं, जी, वो भी आजकल जुड़ गए हैं। यूथ, यूथ भी जुड़ गए हैं। तो जो उनके पेरेंट्स और चाचा और दादा तो काम कर ही रहे थे, जी, बट उन्होंने अपने ग्रुप बना लिए क्या बात! कि साहब हम तो बहुत छोटे हैं, जैसे एक जीटो ग्रुप है, एक रोटरी की महिलाओं का ग्रुप है, जी, बच्चियों का ग्रुप है, क्या बात! जो बिल्कुल 16, 17, 18 साल की छोटी बच्ची है, वो भी काम कर रही है। सही, मतलब हालाँकि उनकी लिमिट इतनी नहीं है, सही है। बट वो प्लांटेशन कर रही हैं, वो कह रही है हम चप्पलें दे देंगे, छोटे-छोटे हम कदम आपको काफ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर दे देंगे। मतलब आई आई रियली एप्रिशिएट दिस क्या बात! जेस्चर। जी। हर इंसान की लाइफ में सक्सेस का एक मीनिंग होता है। किसी के लिए सक्सेस एक महँगी गाड़ी, एक घर हो सकता है, किसी के लिए सक्सेस एक जॉब हो सकता है, किसी के लिए पेरेंट्स को टाइम पे रिटायर करना हो सकता है। तो आपकी लाइफ में क्या है सक्सेस का मंत्र या फिर लाइन? सर सफलता कोई एक तो हो नहीं सकती, है जी, ना? मतलब यदि आप बहुत हाइट्स पे चले गए और आपने परिवार से नाता तोड़ दिया, तो भी वो सफल नहीं कह सकते आप। जी, या आपने बिल्कुल ही सेवा में लगा दिया और खुद का ही ध्यान नहीं रखा और हेल्थ वाइज़ आप डाउन हो गए, तो भी एक ठीक बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि जीवन में एक बैलेंस होना चाहिए। आपको हमेशा मध्य मार्गी होना चाहिए और कभी भी बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। क्या सफलताएँ तो एक स्टेप है, एक कर दिया, आगे फिर आपको नए चैलेंजेस मिल जाते हैं। जी, तो उस सफलता पे रुकना नहीं चाहिए। थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस कर लो, सेलिब्रेट कर लो, बट यू शुड हैव मोर टारगेट्स। ओके, तो आप उन पे लग जाइए। जी, तो जीवन है, अपने को एक ईश्वर ने एक दिया है, समय दिया है, एक जी, निश्चित समय दिया है एज़ यू ऑल नो और उसमें जितना कर सकते हैं, जी, तो करे जाइए। आप अपने आदर्श महापुरुषों की आप जीविकाएँ पढ़िए, उनकी बायोग्राफ़ीज़ पढ़िए, उन्होंने कहीं रुके नहीं वो कहीं। क्या बात है! मतलब जैसे आप शंकराचार्य या विवेकानंद जी की बात करें, तो वो कहाँ रुके? जब उनका देश में काम हो गया, तो वो विदेश जाने लग गए। सही है, जब शंकराचार्य ने 1 मठ कर दिया स्थापित, तो वो 4 मठ स्थापित करने लगे। सही तो है, मतलब ये चीज़ें अच्छे काम को तो आप रोक नहीं सकते, ये तो नदी की तरह अविरल चलता रहे सही है। और अच्छे काम होते रहते हैं, उनके आस-पास सभ्यता डेवलप होती रहती है और मुझे लगता है कि सफलताओं पे अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एक सामान्य व्यक्ति की तरह उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको लोगों के लिए छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। जी।
आज के टाइम में गाँव से बड़े पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल, वो कंफ्यूज होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, या फिर ऐसी कोई बातें या फिर ऐसे कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट या फिर योजनाओं में उनको ध्यान देना चाहिए, वे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाने चाहिए ताकि उनके फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा डिजीज़ हो या इशू हो तो वो उनके लिए कामगार साबित हो। ये बहुत ही अच्छा और ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है और इस पे सरकार भी काम कर रही है। हम जी। लोग भी ऐसे निर्देश हमें मिले हुए हैं कि आप इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। जी। तो पीएचसी, सीएचसीज़ और हमारी जो गाँव में जो हेल्थ सेंटर्स है वो तो काम कर ही रहे हैं। उनको एक जोड़ना आपस में, तो डिजिटलाइज़ेशन हेल्थ में बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और धीरे-धीरे हो भी रहा है क्योंकि आप देखिए कि जो सैटेलाइट सर्विसेज़ हैं आजकल गाँव-गाँव में मिलने लग गई है और लोग एंड्रॉयड फ़ोन्स, टैब्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स आदि भी यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो हमारा आईएचएमएस है या हमारा जो प्रधानमंत्री का जो हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उसके हिसाब से मेरा गाँव मेरा देश करके एक योजनाएँ हैं। आपकी आभा एक योजना है, उसमें आपका एक आईडी बन जाता है तो वो इट विल परसिस्ट फॉर होल लाइफ, मतलब उस एक आपका डिजिटल एक आइडेंटिटी बन जाती है। उसमें आपका पूरा कब आपने इलाज लिया, आप कहाँ भर्ती रहे, जी। क्या-क्या बीमारियाँ रही, क्या आपके इन्वेस्टिगेशंस हुए, वो आपको एक क्लिक पे आपको मिल जाता है। ओके। तो आभा से एक बार उससे अगर यदि आप एनरोल हो जाते हैं, जी। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो धीरे-धीरे हो रहा है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में पूरा राजस्थान इसको कवर कर लेगा जी। और गाँव और शहर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। और आपने देखा होगा कि डब्ल्यूएचओ की भी यही थीम है कि आपको सब एक जैसी हेल्थ सर्विसेज़ मिलनी चाहिए। ओके। अभी क्या हो रहा है कि सर दिल्ली, बॉम्बे में जैसे पिछले कुछ सालों में ये था कि वहाँ तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जी। लेकिन रूरल एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में नहीं है। तो अब देखिए सरकार ने भी ये कहा कि भई हर 150-200 किलोमीटर पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। क्या बात है। तो आप हर जिले में एक कॉलेज प्रस्तावित है, खुल भी गए हैं, जहाँ पहले 4 थे अब 22-23 मेडिकल जी। कॉलेजेस हैं। तो कहने का मतलब है कि वो मेडिकल कॉलेज लेवल की जो हेल्थ सर्विसेज़ है, वो जी। आपको 100 से 200 किलोमीटर्स पे उपलब्ध हो जाएगी। जी। ऐसे ही मल्टीपल ट्रॉमा सेंटर्स भी खुले। जी। ऐसे ही जो रूरल डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग्स के लिए भी बुलाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि हेल्थ फॉर ऑल या और जो यूनिवर्सल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, वो डब्ल्यूएचओ का भी है, भारत सरकार का भी है, राजस्थान सरकार का भी है। तो उसी में अग्रसर होते हुए मल्टीपल कॉलेजेस खुलना, डिजिटलाइजेशन होना और ये सब करते-करते हम निश्चित रूप से इस गोल को अचीव कर लेंगे। जी। अब थोड़े से रैपिड फायर सवाल है, इसमें सिंगल सवाल और सिंगल जवाब है, ज़्यादा उस पे आप सोच नहीं सकते, आपके पास लिमिटेशन है। अगर आप एक दिन के लिए हेल्थ मिनिस्टर होते तो ऐसा कौन-सा डिसीजन लेते? मैं यही कहता कि भई सभी को एक जैसी सुविधाएँ मिले और सारी पीएचसी, सीएचसी एक जैसी इक्विप्ड हो जाएँ। सबसे अंडररेटेड क्वालिटी एक डॉक्टर की? थोड़ा कम्युनिकेशन कम रखते हैं डॉक्टर्स। ओके। आपका फेवरेट फूड? दाल-रोटी, ओके। डिमोटिवेट होते हैं तो एक चीज़ क्या करते हैं? ईश्वर का नाम। क्या बात है। मेडिकल स्टूडेंट को एक एडवाइस देना चाहेंगे जो उनको सिलेबस में नहीं मिलने वाली? उन्हें अपने आप पे गर्व करना चाहिए। जी। वो डॉक्टर बने हैं तो ही शुड और शी शुड फील प्राउड फॉर दैट जी। और बहुत ही अच्छा काम करना चाहिए। कोई उनके जैसा नहीं। आपकी फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन? कभी-कभार मैं वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा वैकेशंस पे नहीं जा पाता जी। हूँ। बट मुझे लगता है कि कभी जाना होगा तो मुझे पहाड़ या ऐसी कोई अच्छी जगह जहाँ शांति हो थोड़ी, जी। समटाइम आई विल प्लान फॉर दैट। क्या बात है। तो थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के लिए। आपने बावरा डिजिटल के बारे में देखा, हमारी कार्यशैली के बारे में देखा। अगर आप कुछ उसके बारे में बताना चाहें या फिर? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जब आ रहा था तो मुझे इतना नहीं लगा कि ये मतलब आई वाज़ नॉट इमेजिंग दिस बट एज़ आई एंटर्ड योर दिस होल स्टूडियो जी। इट वाज़ वेरी एक्सीलेंट, मेस्मराइजिंग और बहुत ही आधुनिक था। जी। काफ़ी अच्छी-अच्छी डिजिटलाइज़ेशन पे लोग काम कर रहे थे। वो जो ग्राफ्स और वो जो दूर डिज़ाइनिंग से है। जो डिज़ाइनिंग मैं समझ गया था कि ये तो बहुत हाई लेवल का काम चल रहा है यहाँ पे। जी। और फिर जो आपके एंडेवर्स देखे, वो आपके जो पार्टनर्स देखे, जी। ऑलमोस्ट आपने पूरा ज़ोन कवर कर रखा है। बड़े-बड़े जितने भी मेडिकल से जुड़े हुए फ़ील्ड्स हैं, उनको आपने कवर कर लिया। तो जी। बहुत अच्छी बात है और सोशल मीडिया या जो आप ये जो काम कर रहे हो, ये आज की नीड ऑफ द आवर है जी सर। और कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाना, जी। ये आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता। और उसमें भी फिर क्वालिटी, उसमें फिर जो आपकी मैकेनिक्स है, आपकी जो डिज़ाइनिंग है, जी। जो आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। और जिस तरह से आज आपने पूरे पॉडकास्ट को किया है और ये पूरा एक कॉकपिट जैसा लग रहा है जिसमें जी। बहुत ही एडवांस्ड माइक्स, एडवांस्ड सेंसर्स लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको शुभकामनाएँ देता थैंक हूँ यू सो मच सर। और मैं आपसे निवेदन भी करूँगा कि जैसे आपने कहा कि आम आदमी तक ये बातें कैसे पहुँचे और कैसे सबको हेल्थ मिले, तो इसमें भी आपका एक रोल रहेगा। ज़रूर सर। तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि आप सरकार की जो योजनाएँ हैं, जी। आपके कहीं न कहीं उसको आप आम आदमी तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। डेफ़िनेटली सर। ये हो सकता है कि इसमें आपको फ़ीस हम नहीं दे पाएँ, अरे लेकिन सर! हम रिक्वेस्ट ज़रूर नहीं करेंगे सर, ये हमारा क्योंकि कर्तव्य है। सरकार की कोई भी योजना बेसिकली बनती है आम आदमी के लिए सही है। और वो यदि उस आम आदमी तक जानकारी पहुँचा देंगे हम, तो वो बहुत ही उसकी योजना का लाभदायक जो
पार्ट है, जी, जो उसकी बेनिफिशियरी है, वो उसको मिल जाएगा। क्या? तो इसमें हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद डेफिनेटली सर। और ये पॉडकास्ट सर हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन रहेगा, डॉक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन रहेगा, क्योंकि हर जर्नी में डॉक्टर को आपने बताया कि एक टाइम के बाद में डॉक्टर डीमोटिवेट भी होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन जब आपकी जर्नी देखी जाए, आपने गाँव में भी काम किया, क्योंकि अक्सर कुछ डॉक्टर्स का होता है कि नहीं, बॉर्डर के क्षेत्र में मेरे को ड्यूटी नहीं करनी, वहाँ पे तो सुविधाएँ नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन हर पल-पल, कदम-कदम पर आपने कार्य किया, वहाँ पे नया नवाचार किया, अच्छे दोस्त मिले, जो आपके लाइफ लॉन्ग साथ में चले, और एमडीएम में काबिल-ए-तारीफ़ आप कार्य कर रहे हैं, जो हज़ारों लोगों को मोटिवेट कर रहा है और मदद कर रहा है। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और मेरी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद आप इस पॉडकास्ट में, और डेफ़िनेटली लाखों लोगों को ये मोटिवेट करेगा। आपने मुझे मौका दिया, जी मैं सर। भी बहुत खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अपना एसोसिएशन ऐसे ही रहे, जी सर, और जो मेरी अपील है कि जो गवर्नमेंट की योजना है उनको आप पब्लिश करें थोड़ा, डेफ़िनेटली सर। तो उसके लिए हम सरकार की तरफ से भी आपको बहुत धन्यवाद दें। ज़रूर सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके।